नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये हिस्ट्री के होंगे और चैप्टर का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपने एमसीक्यूज को, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन डैश मिलियन रिफ्यूजीज हैड कम इन टू द कंट्री फ्रॉम वॉट वॉज नाउ पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान से कितने मिलियन रिफ्यूजी भारत में आए थे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 8 मिलियन रिफ्यूजीज। तो 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अबाउट डैश प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय महाराजा और नवाब। आपको पता होगा, जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें महाराजा या नवाब क्या करते थे? रूल करते थे। ईच ऑफ whom हैड बीन परसुएडेड टू ज्वाइन द न्यू नेशन, जिनको परसुएड किया गया और उनको न्यू नेशन जो भारत था उसको ज्वाइन करने के लिए कहा गया। तो ये प्रिंसली स्टेट्स अप्रॉक्सीमेटली 500 थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी एशेज बीइंग इमर्ज्ड इन डैश फरवरी 1948। अब आपको पता होगा महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी थी और इनके जो एशेज थे महात्मा गांधी के, इसको कहाँ पे इमर्ज किया गया था? तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में इमर्ज किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं, धारावी इज लार्जेस्ट स्लम ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, बहुत सारी झोपड़ियाँ पाई जाती हैं धारावी में और ये आपको बताना है लार्जेस्ट स्लम जो है ये वर्ल्ड का, धारावी जिसका नाम है, ये कहाँ पे लाई करता है? तो इट लाइज इन मुंबई। तो मुंबई इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ऑन डैश 1948। तो आपको डेट बतानी है 1948 की, कौन सा वो दिन था जिस दिन महात्मा गांधी को एक्सैसिनेट कर दिया था नाथूराम गोडसे ने। और क्यों एक्सैसिनेट किया था, क्यों मारा था? इसलिए मार दिया था जान से क्योंकि वो डिसएग्री करता था कि गांधी जी चाहते थे हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी बनी रहे, वो सारे के सारे लोग देश में साथ रहें। ठीक है, लेकिन ऐसा नाथूराम गोडसे को नहीं लगता था कि कभी हो सकता है, जिस वजह से उसने महात्मा गांधी को 3 गोलियां मार दी थी सीने में। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर है ऑन 30th जनवरी। तो 30th जनवरी इज द इम्पॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये इस दिन मार्टर्स डे भी मनाया जाता है, इसी दुख में, ये कह सकते हैं हम लोग, इनको याद में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, our beloved leader, the father of nation, is no more, was the statement of dash on all India radio। तो जब गांधी जी की हत्या हुई तो ये जो बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये किसने स्टेटमेंट दिया है? ये स्टेटमेंट दिया था उस समय के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू। किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इन 1956 द स्टेट ऑफ इंडिया वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी कि भारत जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा वेरियस स्टेट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो 8th का जो आंसर है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसको रीअरेंज किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैंग्वेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का तब जो नाम था पहले वो था सिलोन। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट थी श्रीलंका की, उसने इंट्रोड्यूस किया एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, और उस एक्ट में इन लोग ने कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया था, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज तमिल, सेकंड ऑप्शन इज बंगाली एंड थर्ड ऑप्शन इज सिन्हाला। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिन्हाला। तो सिन्हालीज लैंग्वेज जो थी इसको इन लोग ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, और यही एकमात्र लैंग्वेज ऐसी हो गई थी जिसको ही पूरे श्रीलंकन्स मानेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा गतिरोध हुआ, बहुत सारा विरोध हुआ। और फिर तलिम LTTE का भी आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारा दंगा वंगा भी किया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री में हम लोग को पढ़नी होती हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको याद रखना है कि जो लैंग्वेज थी, जो उस समय बहुत बिल्कुल सबके ऊपर थोप दी गई थी, वो थी सिन्हाला। और इसके अगेंस्ट तमिल्स ने इस पे फिर बवाल भी बहुत सारा किया था, बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। तो 1946 दिसंबर से नवंबर 1949 तक अबाउट डैश इंडियंस हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम चल रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही थी और बहुत दिनों तक चली है, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स तक वो चली है। ठीक है, द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर हेल्ड इन न्यू दिल्ली वेयर द पार्टिसिपेंट्स केम ऑल ओवर इंडिया। और उस कॉन्स्टिट्यूंट मीटिंग में
भारत के हर एक जगह से बहुत सारे जगह थे, अलग अलग जगहों से लोग आए थे, पार्टिसिपेंट्स थे और बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से थे और वो अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग थे जो इस कॉन्स्टिट्यूंट मीटिंग का पार्ट थे? वो थे अप्रॉक्सीमेटली 300 पीपल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिस्कशन था उससे रिजल्ट क्या मिला? उससे रिजल्ट मिला फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी डैश। तो आपको बताना है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया है? तो 26 जनवरी को तो आया है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आया है और इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं इसीलिए। नेक्स्ट इज फ्रेंचाइज इज रिलेटेड टू राइट टू डैश। तो देखिए फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आपको मतलब पता होगा, राइट टू वोट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फर्स्ट कहा गया यूएस ग्रांटेड राइट टू वोट इन स्टेजेस। तो देखिए जो कंट्रीज हैं जैसे यूके हो गई, यूएस हो गई, तो इन लोग ने जो वोटिंग राइट्स हैं अपने सिटीजन्स को एक साथ में नहीं दी है कि सबको जितने भी सिटीजन्स 18 ईयर से प्लस हों या 21 ईयर से प्लस हों उनको सारे लोगों को वोटिंग राइट्स एक साथ में नहीं दिया था, वो स्टेजेस में दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट टू वोट। ठीक है, मतलब पहले ऐसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी वही सिर्फ वोट कर सकते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड में कहा गया लेटर हु वर एजुकेटेड वर ऑल्सो एडेड ऑन। बाद में जो ऐसे मैन थे जो एजुकेटेड थे उनको ऐड कर दिया गया था, मतलब उनको भी वोटिंग राइट्स दे दी गई थी। थर्ड बोला गया वर्किंग क्लास मैन ऑल्सो गॉट वोट आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। फिर क्या हुआ कि जो लोग वर्क करते थे, जो वर्किंग मैन थे, जो वर्किंग क्लास लोग थे, जो मेन थे खासकर, उनको क्या कर दिया गया था? उनको भी वोटिंग राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे। ये बात भी सही है। और फोर्थ कहा गया है, जो फिफ्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है जिसमें अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन को वोट का जो भी अधिकार था, जो भी राइट्स थे वो मिल गए थे, प्राप्त हो गए थे। लेकिन इस कब प्राप्त हुए हैं? जब एक बहुत बड़ा स्ट्रगल इन लोग ने किया है। तो इस पांचों के पांचों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में कहा गया है सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद डैश चूज टू ग्रांट देयर राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और एजुकेशन। तो देखिए जेंडर को बिना देखे, क्लास को बिना देखे या एजुकेशन को बिना देखे किस कंट्री ने इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद अपने सारे सिटीजन्स को जो भी 21 ईयर से अबव थे उनको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड कर दिए थे? तो ऐसा कौन कंट्री थी? ऐसी थी इंडिया, हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, मुक्ति वाहिनी वॉज फॉर्म्ड बाय द बंगाली पॉपुलेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो देखिए मुक्ति वाहिनी की अगर बात करी जाए तो आपको पता होगा जो पाकिस्तान था पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बटा हुआ था। तो अगर ईस्ट पाकिस्तान को देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन लोग ने उर्दू लैंग्वेज को इस पर थोप दिया था। ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश अब कहते हैं उस पर उर्दू लैंग्वेज को थोप दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो एक मुक्ति वाहिनी है जिसकी खोज जिसका फाउंडेशन किया गया था, जिसको फाउंड किया गया था और बंगाली पॉपुलेशन लोगों, बंगाली जो लोग थे उन लोग ने फाउंड किया था। लेकिन लीडरशिप किसकी थी? तो मुजीबुर रहमान की थी। तो इसमें आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, डैश गारंटीड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। ठीक है, तो कौन गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी? तो राइट टू इक्वालिटी गारंटी करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान अ कंट्री क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली टू प्रोटेक्ट एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ विच पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। तो पाकिस्तान में आपको पता होगा सेक्युलरिज्म नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट, मतलब वो लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम्स के लिए वो लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब उनको वो ज़्यादा एक नागरिकता जो है, हम लोग जैसे भारत में हैं तो भारत में सारे धर्म एक हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में प्रायोरिटी जो दी जाती है वो हमेशा मुस्लिम्स को दी जाएगी, ऐसा वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स द आदिवासीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर ऑल्सो ग्रांटेड डैश इन द सीट्स इन जॉब्स। ठीक है, तो अगर आप अनटचेबल्स को देखें या आदिवासीज को देखें या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देखें, इनके बारे में आपको ज़रूर पता होगा कि इन लोग को बहुत ज़्यादा यातनाएं, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं दी गई हैं शुरुआत में। तो इसलिए इन लोग को बाद में क्या दिया गया? रिजर्वेशंस दिया गया, जिससे ये बराबर के स्तर पर
आ सकें। ठीक है, तो रिजर्वेशन चाहे सीट्स में हो चाहे जॉब्स में हो। सीट्स कौन सी होती हैं, जैसे पार्लियामेंट की सीट्स हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की सीट्स हैं, ठीक है, कोई भी कॉलेज की सीट होगी, कोई भी ऐसी कोई भी सीट्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं जिससे इनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है, उसमें इनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आपको बताना है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कही गई है। आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सारे इंडियंस जिनकी एज 21 ईयर से अबव है वो वोट कर सकते हैं। और बाद में अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें इस एज को 21 की जगह क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आपको पता होगा भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया गया है। ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ डैश वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस। तो 21 ईयर से ऊपर के जो लोग थे उनको अलाउ किया गया था कि वो सारे वोट्स दे सकते हैं, मतलब वो वोटिंग राइट उनके पास प्रोवाइड कर दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको अब चेंज करके 18 ईयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस दीज कंपीटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग डैश लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसी कुछ स्टेट्स थे और कुछ ऐसे सेंटर थे। मतलब सेंटर की बात करें, दो चीज़ें होती हैं, सेंटर होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है, और स्टेट्स होते हैं। दोनों में अलग अलग लिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा गतिरोध हो रहा था। जैसे सेंटर कह रहा था कि कुछ सब्जेक्ट्स पे वो अपना चेंजेस करना चाहता है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन या कह सकते हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहता है। लेकिन कुछ जो स्टेट्स थे वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसे मैटर होने चाहिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिस पे स्टेट्स अपना रेगुलेशन करें। ठीक है, तो इसके लिए सब्जेक्ट्स को क्रिएट किया गया और कितनी लिस्ट क्रिएट करी गई हैं। तो लिस्ट क्रिएट करी हैं 3, जिसमें पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग डैम्स, नेम द इम्पॉर्टेंट सेक्टर दैट वाज फोकस्ड स्ट्रांगली ऑन सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में डैम्स को तो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा देने की बात तो करी गई थी और इसके साथ ही साथ हैवी इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टील की बात भी करी गई थी कि इसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। विच लिस्ट हैड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू टैक्सेस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स विच वुड बी एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे टैक्सेस हो गए सब्जेक्ट्स, डिफेंस हो गया सब्जेक्ट, डिफेंस मतलब मिलिट्री हो गई, आर्मी हो गई, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गए। तो ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब आते हैं सेंटर के अंडर में। और ये किस लिस्ट में आएंगे, तो ये लिस्ट आएगी यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसपे केंद्र जो है, सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, रेगुलेशंस करती है, चेंजेस कर सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24। विच लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन एंड फैमिली। तो एजुकेशन की बात करी जाए, हेल्थ की बात करी जाए, तो ये जो है ये स्टेट्स इनका टेक केयर करती है। और ये किस लिस्ट में किस लिस्ट के अंडर आएगा, तो ये अंडर आएगा स्टेट लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज विच लिस्ट हैज़ द सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो इसमें स्टेट का भी योगदान होता है और सेंटर का भी योगदान होता है। इसलिए ये किस लिस्ट में आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर आपसे पूछा जाए कौन रेगुलेशंस बना सकता है, कौन इसमें चेंजेस कर सकता है, तो स्टेट भी कर सकता है और साथ ही साथ यूनियन भी कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिस्पेक्टफुली रिफर्ड टू एज बाबा साहब बिलोंग टू डैश स्पीकिंग दलित फैमिली। ठीक है, तो आपको पता होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, ये मसीहा कहे जाते हैं दलितों के और भारत के एक बहुत बड़े, बहुत जाने माने ये कह सकते हैं लॉयर भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं। तो इनके बारे में पूछा गया है कि ये किस लैंग्वेज को स्पीक करते थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो ये मराठी स्पीकर थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और इन्हीं की सुपरविजन में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फाइनलाइज किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। In 1920, the Indian National Congress, the main party of freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल से पहले, जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, तो इसमें इन्होंने कहा था कि अगर कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है तो जितने भी मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होंगे उनको ये लोग एक सेपरेट प्रोविंस दे देंगे, सबको मतलब अपने अपने प्रोविंसेस प्रोवाइड कर देंगे, जैसा इन्होंने बाद में किया नहीं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28।
लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू, लिंग्विस्टिक किस चीज से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डैश वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो देखिए जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की क्रिएशन की बात हुई तो जवाहरलाल नेहरू जी और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इन लोग ने इसको अपोज किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 31, द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट फॉर लिंग्विस्टिक डिवीजन केम फ्रॉम द डैश स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो देखिए लिंग्विस्टिक डिवीजन को क्रिएट करने के लिए, मतलब लिंग्विस्टिक डिवीजन बनाने के लिए जो तेलुगु स्पीकर्स थे, ठीक है, इनकी तरफ से सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट आ रहा था और ये कहना चाह रहे थे कि तेलुगु स्टेट को और कन्नड़ स्टेट को अलग अलग कर दिया जाए और बाद में आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन होता है इसी के साथ साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज सर्वोदय डे। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को करी गई थी और इसी कारण जो 30th ऑफ जनवरी है दैट इज कॉल्ड सर्वोदय डे, मतलब सबका उदय, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन नेहरू वेंट टू कैंपेन ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस ऑफ डैश ही वाज मेट विद ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन्स डिमांडिंग वी वांट आंध्रा, ठीक है। तो आपको बताना इसमें ये है कि देखिए जब जवाहरलाल नेहरू जी जनरल इलेक्शंस के कैंपेन में गए, वोटिंग कैंपेन में गए, तो इनको बहुत सारे ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, काले कलर का झंडे दिखाए गए और कहा गया कि वी वांट आंध्रा। तो ये कब गए थे ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1952। तो जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952 में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, अ वेटरन गांधी नेम्ड पोटी श्रीरामुलु। तो देखिए पोटी श्रीरामुलु की बात करी गई है, ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, ठीक है, और इन्होंने तेलुगु स्पीकर्स के लिए डिमांड करी थी और किस स्टेट के फॉर्मेशन में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो वो है आंध्रा, ठीक है। और फिर इनकी डेथ हो जाती है, कुछ 58 डेज़ की स्ट्राइक इन्होंने करी थी, हंगर स्ट्राइक थी, उसमें इनकी डेथ हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके जो सरकार थी वो भी अपने घुटनों पे आ गई थी और फिर स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया गया था। तो जो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म हुआ वो कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, ऑन 15 दिसंबर 1952 डैश डेज इनटू हिज फास्ट पोटी श्रीरामुलु डाइड, ठीक है। तो पोटी श्रीरामुलु जो है वो मर गए थे, वो डेथ हो गई थी उनकी। और कितने डेज़ की हंगर स्ट्राइक थी उनकी, तो आपको ये बताना है। तो वो थी 58 डेज़ की हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, ऑन 1 अक्टूबर द न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू बीइंग विच वाज सबसे, हाँ ठीक है। तो आपको बताना है 1 अक्टूबर कब, ठीक है। तो 36 का जो आंसर आपको मिलेगा 1953 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो 1953 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हो गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप। देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप हो गया, विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन डैश। तो उसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी है, 1956 में सबमिट करी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सी बातें इन्होंने कही, रिकमेंडिंग द रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ आसामीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु स्पीकर्स। मतलब कहीं ना कहीं जो लिंग्विस्टिक डिवीजन की बात करी गई है वो किस में करी गई है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिपोर्ट में करी गई है। और ये कब पेश करी गई थी, तो 1956 में पेश करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच ईयर बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू सेपरेट स्टेट्स ऑफ मराठी एंड गुजराती। तो देखिए जो बॉम्बे था उसका डिवीजन कर दिया गया था, तो एक बन गया था महाराष्ट्र, दूसरा बन गया था गुजरात। तो आपको ये बताना है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1960 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 में क्या है, इसमें कहा गया इन डैश द स्टेट ऑफ पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। तो आपको पंजाब में पता होगा कि पंजाबी बोली आती है और हरियाणा में जट लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ की लैंग्वेज जो है ये अलग है। तो आपको बताना है कि किस ईयर में पंजाब का डिवीजन हुआ था, दो पार्ट्स में। तो पंजाब का डिवीजन हुआ है 1966 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 में क्या है, स्टेट इज कंसर्न विद। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो स्टेट का मतलब ये मत सोचिएगा राज्य से है, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41 में कहा गया द प्लानिंग कमीशन डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डैश मॉडल। तो देखिए प्लानिंग कमीशन की अगर बात करी जाए तो प्लानिंग कमीशन ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई
ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो किस इकोनॉमी से चाहते थे, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का उनका मेन मोटो था। तो जो मॉडल था दैट वाज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो और पब्लिक का भी उसमें योगदान हो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 42। Gandhi Sagar Bandh is the first of the four dams built on Dash River in Madhya Pradesh, which was completed in 1960। तो गांधी सागर बांध के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, इसको कंप्लीट हुआ है इसका बनना 1960 में। ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और किस रिवर पे लोकेटेड है, तो ये है चंबल रिवर पर लोकेटेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 43 में है, इन 1950 द गवर्नमेंट सेट अप अ डैश टू डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन बनाया जिसको कहा जाता है प्लानिंग कमीशन। और वो क्या करता था, पॉलिसीज़ क्रिएट करता था और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करवाता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 44। इसमें कहा गया है, अब देखिए वही प्लानिंग कमीशन को बाद में चल के 2015 के अबाउट क्या कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था और तरीका भी चेंज कर दिया गया था। और उसका नाम क्या हो गया, अब वो बदल के उस पैटर्न को बदल के उसका जो नया नेम हो गया है उसका नाम हो गया है नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट इज 44, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, देयर वॉज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एग्री हुए थे मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल से, ये बात बिल्कुल सही है। हियर बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। तो देखिए हमने अभी आपसे कहा था कि गवर्नमेंट का भी रोल उसमें होगा और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी उसमें रोल प्ले करेंगे। किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे और जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। What specifically these roles were to be, which industries should be initiated by the state and which by the market, how to achieve a balance between different regions and states was to be defined by planning commission। देखिए काम तो दोनों लोग मिलके करेंगे, लेकिन जो जो वर्क होगा उसका रेगुलेशन कौन करेगा, प्लानिंग कमीशन करेगा। ये तीनों की तीनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45, इन 1956 which dash 5 year plan was formulated that focused strongly on development of। अब देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट किसका कहा गया है, हैवी इंडस्ट्रीज़ का कहा गया है। और हैवी इंडस्ट्रीज़ में हमको स्टील इंडस्ट्री मिलती है, लार्ज डैम्स का डेवलपमेंट मिलता है। तो ये सब किस 5 ईयर प्लान में कहा गया है, ये सब सेकेंड 5 ईयर प्लान में कहा गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, द भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन बैकवर्ड रूरल एरियाज ऑफ डैश। तो जो भिलाई स्टील प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। ठीक है, और बाद में इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन माना गया है डेवलपमेंट का। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 47 में देख लेते हैं, महात्मा गांधी फॉलोअर मीरा बहन। तो मीरा बहन के बारे में बात करी गई है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है और ये क्या कहा है 1949 में, ये जो बात है बिल्कुल सही है, इसका आंसर वैसे ट्रू होगा। देख लेते हैं क्या कहा है, साइंस एंड मशीनरी में गेट रिटर्न्स फॉर अ टाइम। देखिए साइंस और मशीनरी की बात करी गई है कि आपको पता है धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, तो साइंस और मशीनरी जो है वो धीरे धीरे करके ह्यूज रिटर्न तो देगी, ठीक है, कुछ समय के लिए देगी, लेकिन उसके बाद डिसोलेशन हो जाएगा। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस एंड टू डेवलप अवर लाइव्स विद इन हर लॉज इफ़ वी आर टू सर्वाइव एज अ फिजिकली हेल्दी एंड मॉरली डिसेंट स्पीशीज़। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मीरा बहन ने कही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 48, इसमें देख लेते हैं, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू यूएन बिटवीन 1952 एंड 1962। तो यूएन की अगर बात करी जाए यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, तो इसका ये जो इंडिया का डेलीगेशन था वो कौन लीड करता था इस 1952 से 1962 में, जिसने नॉन अलाइनमेंट के लिए आर्ग्यू भी किया है, वो कौन है, वो है कृष्णा मेनन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 49, ऑन विच कंट्रीज मॉडल डिड जवाहरलाल नेहरू डेवलप 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो जो 5 ईयर प्लान है प्लानिंग कमीशन का, वो सोवियत यूनियन के मॉडल पे काम करता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 50, इंडिया गेन्ड फ्रीडम सून आफ्टर द डिवास्टेशंस ऑफ डैश। ठीक है, तो इंडिया को जो फ्रीडम मिली है तो वो किसके बाद मिली है, तो वो जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिली है। ठीक है, नेक्स्ट इज 51, इंटरनेशनल बॉडी द यूएन वॉज फॉर्म्ड इन। तो 24 अक्टूबर को याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई है, फॉर्मेशन हुआ है। तो 1945 इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद।
नेक्स्ट बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द 1950s एंड 1960s सॉ द इमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर, दैट इज पावर राइवलरीज एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर विद बोथ कंट्रीज क्रिएटिंग मिलिट्री अलियंसेस। ठीक है, अलायंसेस क्रिएट हुआ था। तो 1950 से 1960s में कोल्ड वॉर रहा है किसके किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। बात बिल्कुल सही है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन colonial empires वर कोलैप्सिंग। तो जो colonial empires थी जैसे ब्रिटिश, वो कोलैप्स हो रही थी। एंड मैनी कंट्रीज वर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, और बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंस गेन कर रही थी। तो ये दोनों के स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 53। अंडर द अंडर हुज लीडरशिप, LEAD होना चाहिए यहाँ पे, अंडर हुज लीडरशिप इंडिया डेवलप्ड फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये था कि इंडिया जो है वो ना ही यूएस की तरफ जाएगी और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाएगी, मतलब इनकी लड़ाई से भारत को कोई भी मतलब नहीं है। तो ये किसकी लीडरशिप में डिसाइड हुआ था, तो ये जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया लेड बाय द स्टेट्समैन फ्रॉम इजिप्ट, यूगोस्लाविया, ठीक है, इंडोनेशिया, घाना एंड इंडिया। तो देखिए 5 कंट्रीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्ज कंट्रीज नॉट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द टू मेजर अलायंसेस। और इन लोग ने बहुत सारी कंट्रीज को अर्ज किया कि ये लोग भी, जो बाकी कंट्रीज हैं, वो भी किसी भी कंट्री को, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूएसएसआर हो, दोनों के ही अलायंसेस को ज्वाइन ना करें, मतलब दोनों को ही ज्वाइन, किसी दोनों में से किसी को भी ज्वाइन ना करे। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और बाकायदा प्रॉपर तरीके से इसकी एक मीटिंग भी रखी गई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। बाय द डैश अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज हैड जॉइंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो देखिए भारत और बाकी 4 कंट्रीज ने जो कहा वो कई सारी कंट्रीज ने माना भी, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने माना। और किस ईयर तक ऐसा हुआ, तो वो जो ईयर था दैट वाज 1970s। तो 1970s तक कई सारी ऐसी कंट्री हो गई थी जो ये मान चुकी थी हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और ना हम यूएस की तरफ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए एक मीटिंग की बात करी गई है, तो जो एशियन और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी उसमें कंट्रीज़ थी, वो मीट एक करती हैं, और कहाँ पे, बांदुंग इंडोनेशिया में वो मीट करती हैं 1955 में। ठीक है, जिसमें ओवर 29 न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस फेमस कॉन्फ्रेंस। अप्रॉक्सीमेटली 29 इंडिपेंडेंट स्टेट्स या कंट्रीज जो थी वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और क्या क्या किस बारे में, तो ये है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो हाउ एफ्रो एशियन नेशंस कुड कंटिन्यू टू अपोज कॉलोनियलिज्म एंड वेस्टर्न डोमिनेशन। तो ये कॉलोनिज्म को अपोज कैसे करें और वेस्टर्न डोमिनेशन को अपोज कैसे करें, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांदुंग इंडोनेशिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 57। इसमें कहा गया है ऑन 15 अगस्त 2007, तो 2007 की बात है, इंडिया सेलिब्रेटेड डैश ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज फ्री नेशन। तो कितने साल हो गए थे, 60 ईयर्स हो गए थे। 1947 से 2007 अगर आप देखेंगे तो 60 ईयर्स हो गए थे इंडिपेंडेंस के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 58। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बट इन रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 59। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज अबाउट 345 मिलियन, इट वाज आल्सो डिवाइडेड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डिवाइडेड का मतलब हिंदूज और मुस्लिम्स में वो मेनली डिवाइड थी, बात सही है। देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। देखिए सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम्स में ही नहीं डिवीजन था, हाई कास्ट और लो कास्ट में भी डिवीजन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी and Indians who practice their own faith. The citizens of this vast land spoke many different languages. और देखिए जब पार्टीशन होता है, जब 1947 में पार्टीशन हुआ, तो उस समय जो भी लोग बचे थे, जो भी लोग भारत के थे, उनके पास भी अलग अलग लैंग्वेजेस थी। ठीक है, उनके जो ड्रेस थी वो अलग थी, जो फूड वो लोग खाते थे वो अलग थे, प्रोफेशंस जो पजेस करते थे वो भी क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। इसका मतलब डाइवर्सिटी बहुत सारी थी, जिसकी वजह से उनको यूनाइट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन वो यूनाइट सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे, उन्होंने उस चीज़ को कर दिखाया। ठीक है, हालांकि बहुत लोगों ने ऐसा कहा था कि ये जो भारत है बहुत दिनों तक अपने पैर पे नहीं टिक पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। बिल्कुल सही बात है।
फार्मर्स एंड पीजेंट्स डिपेंडेंट ऑन मानसून, आपको पता होगा फार्मर्स और जो पीजेंट्स होते हैं मानसून पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ रूरल इकोनॉमी फॉर इफ द क्रॉप फेल। अब देखिए अगर क्रॉप फेल होता है तो सिर्फ जो किसान होते हैं उनको ही दुख नहीं होता, उनका ही सिर्फ लॉस नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका लॉस होता है, जैसे बार्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, वीवर्स हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्रॉप्स पे ही डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सिटीज़ फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स। तो आपको सिटीज़ के बारे में पता होगा कि जो फैक्ट्री वर्कर्स थे बहुत क्राउडेड स्लम्स में रहते थे और उनको एजुकेशन भी नहीं मिल पाती थी, मतलब उनके बच्चों को ना हेल्थ केयर मिलता था ना एजुकेशन मिलता था। ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ में बोला गया है क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पावर्टी। तो पावर्टी बहुत ज़्यादा थी 1947 के टाइम पे, तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सरकार के पास, क्या कि जो भी हमारा मासेस हैं, जो भी हमारे मैक्सिमम जनता है, उनको पावर्टी से बाहर निकालना है, अपने देश की प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की उसको इम्प्रूव करना है, न्यू जॉब क्रिएट करनी है और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ भी क्रिएट करनी है। सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट इज Dash was divided into two when the Bengali speakers of the East felt that their language was being suppressed। ठीक है, तो पाकिस्तान को टू में डिवाइड कर दिया गया था, एक हो गया था ईस्ट पाकिस्तान और एक हो गया था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान को अब पाकिस्तान बोला गया और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बोला गया। ऐसा हुआ था कि जो बांग्लादेश जो था इसमें जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे चाहते थे कि यहाँ पे भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये कौन सी हो जाए, उर्दू हो जाए, उर्दू को थोपना चाह रहे थे। तो इसके अपोजिशन में कई सारी पार्टीज़ खड़ी होती हैं और धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट होता है और अल्टीमेटली वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स सब्जेक्ट्स दैट वर प्लेस्ड इनटू यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में अगर आप देखेंगे डिफेंस होता है, फॉरेन अफेयर्स होता है, टैक्सेस होते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग बाय विच बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेड अ रोल इन डेवलपमेंट वॉज कॉल्ड एज, तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कहा गया था। ठीक है, डेथ ऑफ डैश स्पार्क्ड ऑफ सच वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक, दैट द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू गिव टू द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्रा। तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन जो हुआ है वो किसकी डेथ के बाद हुआ है, तो पोट्टी श्रीरामुलू के बाद हुआ है। पोट्टी श्रीरामुलू जब 58 डेज की हंगर स्ट्राइक पे उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो इसमें पोट्टी श्रीरामुलू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है। एट इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस, बिल्कुल सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये गलत है, अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स थे। इन द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ओनली मेन वर अलाउड टू वोट, ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि सबको वोटिंग राइट्स दे दी गई थी। और डी ऑप्शन बोला गया द सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड। अब देखिए यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस हैं इसमें ये जो दो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये सीधे सीधे सिर्फ आपको समझने हैं, पढ़ लेने हैं, आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सारे स्टेटमेंट सिर्फ सही हैं। तो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ सारे स्टेटमेंट्स। इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड स्टिल डेमोक्रेटिक आर अचीवमेंट्स दैट वी माइट जस्ट बी प्राउड ऑफ, बिल्कुल सही बात है। मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैड फेल्ट दैट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फॉरेन ऑब्जर्वर्स जो थे वो सोचते थे कि इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा एज अ सिंगल कंट्री, वुड ब्रेक इनटू मैनी पार्ट्स, और बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा क्योंकि रिलीजन यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप भी बहुत सारे थे। ठीक है, ये बात दोनों बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या कहा गया है, अदर्स बिलीव दैट इट वुड कम अंडर मिलिट्री रूल, कुछ मानते थे कि ये मिलिट्री रूल में भी आ जाएगा। हाउएवर as many as 13 general elections have been held since independence as well as hundreds of states and local elections। देखिए इतने सारे इलेक्शंस हो भी चुके हैं, अभी तक कहीं कोई मिलिट्री रूल में नहीं आया है भारत हमारा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर इज़ अ फ्री प्रेस एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसके बारे में भी आपको पता होगा, भारत में फ्री प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, फाइनली द फैक्ट दैट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज और प्रैक्टिस डिफरेंट फेथ हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी। तो नेशनल यूनिटी के वे में अभी तक कोई भी नहीं आया और हमारा भारत एक है और भारत एक हमेशा रहेगा। सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज द अनटचेबल्स और एज दे आर नाउ रिफर्ड टू दलित्स फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, बात सही है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया देयर आर नॉट अलाउड टू एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज, टेम्पल्स, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
and despite the secular ideals enshrined in constitution there have been clashes between different religious groups in many states। ये तीनों की बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Beside Muslims, India had large populations of Sikh, Christian as many Parsis and Jains। देखिए भारत में जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदूज तो थे ही थे, सिख्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, पारसीज भी थे और जैन्स भी थे, बात सही है। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव द सेम राइट्स एज हिंदूज। तो क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में थे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज that it offered special privileges for the poorest and most disadvantaged। ठीक है, स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, रिजर्वेशंस दिए जिससे सारे के सारे लोग एक समान आ सकें। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द, इसमें भी देखिए वही चीज़ है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज स्लर एंड ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश। तो अनटचेबिलिटी को इस्टेब्लिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन टू हायर कास्ट। तो आपको पता होगा जो हिंदू के टेम्पल्स थे पहले सिर्फ हाई कास्ट के लोग ही उसमें जा सकते थे, बाद में सारे के सारे लोग को अलाउ कर दिया गया और कोई उसमें रोक किसी को नहीं सकता। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो रिकमेंडेड दैट अ सर्टेन परसेंट ऑफ सीट वर रिजर्व फॉर द लोअर कास्ट। और फिर बाद में बहुत सारी सीट्स, अबाउट 33% जो सीट्स थी उनको रिजर्व कर दिया गया लोअर कास्ट के लोगों के लिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, कुछ और स्टेटमेंट जल्दी देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट की बात आती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी, इसी में लिस्ट क्रिएट करी जाती है। सम मेंबर्स थॉट दैट द सेंटर इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट। तो कुछ लोगों को लगा कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़रूर देखना चाहिए। ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वुड बी इन द पोजीशन टू थिंक एंड प्लान फॉर वेल बींग ऑफ कंट्री एज अ होल। उनको लगता था कि अगर सेंटर स्ट्रांग होगा तो ही वो पूरी कंट्री के बारे में सही सोच सकता है। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी थे जिनको ये लगता था कि जो प्रोविंस हैं, जो स्टेट हैं, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ज़्यादा फ्रीडम देनी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं, सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ मेंबर फ्रॉम मैसूर, मैसूर से एक मेंबर था, feared that under the present system democracy is centered in Delhi, it will not allow to work in the same sense and the spirit in the rest of country। देखिए सेंटर जो होगा वो दिल्ली में होगा, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं बाकी कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, ऐसी स्पिरिट नहीं आ पाएगी जिससे पूरा कंट्री आसानी से वर्क कर सके, सेम तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये हुआ कि लिस्ट बनाई जाए। ठीक है, अ मेजर डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज। मैनी मेंबर्स बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूल। तो ये बात हुई कि इंग्लिश लैंग्वेज को हटा देना चाहिए, जैसे ब्रिटिश रूलर्स हटे हैं उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को भी हटा दिया जाए। ठीक है, और उनको लगा कि हिंदी को ही पूरी प्लेस देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी देखिए दिक्कत हो गई क्या कि बहुत सारे ऐसे भी भारत में लोग थे जो हिंदी नहीं बोल पाते थे, हालांकि मेनली ऐसा साउथ में था। ठीक है, कि हिंदी वहाँ पे कोई भी नहीं बोल पाता था, तो इसीलिए थोड़ा सा ये हुआ कि हिंदी को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज तो रखेंगे लेकिन इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते हैं। A compromise was finally arrived at, namely that Hindi would be the official language of India। ठीक है, लेकिन इंग्लिश को कहाँ यूज़ करेंगे, कोर्ट्स में यूज़ करेंगे, सर्विसेज में यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर। ये बात बिल्कुल सही है। In his speech to Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar pointed out that political democracy should be accompanied by economic and social democracy। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, ये डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था। गिविंग राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटीज सच एज रिच एंड पुअर। देखिए हम लोग को अगर राइट टू वोट प्रोवाइड कर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिच एंड पुअर है उनमें जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, अपर और लोअर कास्ट में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड वॉज गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। तो कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे, ऐसा इनका कहना था और ऐसा है भी। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, इन सोशल एंड इन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। तो इन्होंने कहा पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी मिल जाएगी लेकिन सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में इक्वालिटी नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। देखिए पॉलिटिक्स में हम इस प्रिंसिपल के हिसाब से चल सकते हैं कि एक इंसान है तो एक वोट है और उसकी एक वैल्यू है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर
इस प्रिंसिपल को हमेशा मना किया जाएगा, हमेशा नकारा जाएगा कि वन मैन इज़ नॉट इक्वल टू वन वैल्यू। तो कितनी इम्पॉर्टेंट बात है जो बी आर अम्बेडकर ने उस समय कही थी और आज भी कहीं ना कहीं इसकी सत्यता देखी जा सकती है। ठीक है, तो आज के फ़िलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। ये हमारा हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर था जो क्लास 8th का हम लोग ने आज किया है। सारे हिस्ट्री के जो वीडियोज़ हैं एमसीक्यू के, वो आपके प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। आप लोग जा सकते हैं उसमें और देख सकते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, क्लास 8th की हिस्ट्री से एनसीईआरटी की, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।